Question number 61 is the majority of DNA synthesis occur during which phase of cell cycle? Options में हमें different cell cycles given हैं. Phases of cell cycle. Option 1 is S phase. Option 2 is G1 phase. Option 3 is G2 phase और बोले gap 2 phase. Option 4 is M phase. So DNA synthesis it takes place mainly during the S phase of cell cycle. So option 1 is the correct answer. Question 62 is the number of chromosomes in rice is 2n पूछा है हमसे यहाँ पे कितने होते हैं. So option 3 is correct answer 24. राइस में 24 है अपना क्रोमोसोम नंबर. फिर से प्लॉयडी का क्वेश्चन है. इसके अलावा हमने इसी 2019 वाले में हमने 2 प्लॉयडी क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिए हैं और 21 में भी सेम यही चीज़ें रिपीट हुई थी प्लॉयडी के क्वेश्चंस में, राइस, व्हीट. So please keep in mind the ploidy of all these crop species. 63 is the number of chromosomes in wheat. Wheat की chromosome number पूछे हैं यहाँ पे. Options है हमारे पास 14, 28, 42, 56. Correct answer is option number 2, 28. Question 64 is commercially grown single cross hybrids are. Options are option 1 homozygous and homogeneous. Option 2 heterozygous and homogeneous. Option 3 homozygous and heterogeneous and option 4 is heterozygous and heterogeneous. ये क्वेश्चन भी जो है रिपीट हुआ था 2021 के अंदर. सेम हमसे थोड़ा सा डिफरेंट था हमसे, बट होमोजाइगस और होमोजीनियस कंडीशन ही पूछी गई थी क्रॉप स्पीशी की. तो करेक्ट आंसर जो है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन 2 हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनस. अब होता क्या है, वी नो दैट एक जीन की हम 2 अलील होती है. अब अगर वो जो 2 अलील्स हैं एक सिंगल जीन की, इफ दे आर सेम तो वो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी. बट इफ दीज 2 अलील्स ऑफ वन जीन और जो हैं इफ दे आर डिफरेंट तो ये जो कंडीशन होती है वो हेटेरोजाइगस होती है. एंड होमोजीनियस की बात करें दैन इट इज द यूनिफॉर्म रेट बोले या फिर पैटर्न बोले ग्रोथ का इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये कंडीशन हम होमोजीनियस होती है. So these commercially grown single cross hybrids, they are heterozygous, means they have 2 different alleles for a particular gene and they show homogeneous pattern of growth. Okay, so option 2 is correct. Question 65 is polycistronic mRNA is generally produced in, options are eukaryotes, both prokaryotes and eukaryotes, prokaryotes, and last option is neither in prokaryotes nor eukaryotes. अब होता क्या है, this polycistronic mRNA is actually features of prokaryotes. Eukaryotes में हमको monocistronic mRNA मिलता है. So correct answer will be option number 3, prokaryotes. Question 66 is dash is a sequence in dash where RNA polymerase initially binds. So options है हमारे पास promoter and DNA. Option 2 is promoter and RNA. Option 3 is enhancer and DNA and option 4 is enhancer and RNA. तो यहाँ पे जो आप देखिए तो DNA रेप्लिकेशन की बात हो रही है. तो इनिशियली जो हमारा स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस होता है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं रेप्लिकेशन में, और प्रमोटर पे क्या बाइंड करता है, RNA polymerase बाइंड करता है DNA के अंदर. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Promoter is that sequence in DNA where RNA polymerase initially binds to initiate the DNA replication. Question 67 is in a field of 1 hectare, if you want to apply 100 kg nitrogen and 100 kg potash, the amount of urea and muriate of potash needed is. तो फर्टिलाइजर वाला क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएगा. हमको यहाँ पे क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम लगाएंगे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि हम लेंगे केजी पर हेक्टेयर, क्योंकि हमको फील्ड का जो एरिया है गिवन है विच इज़ 1 हेक्टेयर. अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है यहाँ पे, फर्टिलाइजर में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, अगर हमारा फर्टिलाइजर यूरिया है तो उसमें न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन. और अगर हमारा फर्टिलाइजर म्यूरेट ऑफ पोटैश है तो हमारा यहाँ पे न्यूट्रिएंट हो जाएगा पोटैश. और हमको नाइट्रोजन और पोटैश दोनों की ही हमको कंसंट्रेशन गिवन है 100 kg ईच. तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट की हमको वैल्यूज गिवन है. नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जो हमको कैलकुलेट करनी है, ये भी हम अगेन केजी पर हेक्टेयर में निकालेंगे. मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर. अब ये परसेंटेज न्यूट्रिएंट क्या होता है फर्टिलाइजर में,
तो जो भी हमारे रेस्पेक्टिव फर्टिलाइजर हैं, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में हमें यूरिया एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश गिवन है, दिस परसेंटेज न्यूट्रिएंट इन ईच फर्टिलाइजर इज फिक्स। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन फिक्स होगा, लाइक वी कैन से कि 200 kg हमारा यूरिया है, तो उसके अंदर हमारे नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, हमारा नाइट्रोजन कितना हमें उससे ऑब्टेन होगा वो हमारा फिक्स होता है। तो ये हमारा परसेंटेज न्यूट्रिएंट हो जाएगा फर्टिलाइजर का, फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे 100 से। तो पहले यूरिया के लिए निकाल लेते हैं। यूरिया के लिए हमने निकाला है सबसे पहले, तो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हमको गिवन है। अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो कि है 100 kg हमको गिवन है, इक्वल्स टू यू हमने डिनोट किया है अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया के लिए। यूरिया के अमाउंट को जो हमें कैलकुलेट करनी है उसको हमने कैपिटल यू से डिनोट किया है, मल्टीप्लाई बाय 46। 46 जो है यहाँ पे यूरिया के लिए परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट है, मतलब 46% जो है हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है यूरिया में। पर केजी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं हम ये, तो 46% यूरिया इज 46% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन पर केजी यूरिया। डिवाइड कर देंगे 100 से, सॉल्व करेंगे तो हमारी अमाउंट ऑफ यूरिया जो है निकल के आ जाएगी, जो हमारी आएगी 217 kg। तो इससे हमारा क्या निकल रहा है कि 217 kg से हमको 100 kg नाइट्रोजन मिलेगा फील्ड में। ठीक है, सेम इसी फॉर्मूला से हम पोटाश का निकालेंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश की अमाउंट निकालेंगे। 100 हमको गिवन है अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि है हमारा पोटाश, अमाउंट ऑफ पोटाश हमको गिवन है 100 kg क्वेश्चन में, इक्वल्स टू एम, कैपिटल एम से हमने डिनोट किया है फर्टिलाइजर म्यूरेट ऑफ पोटाश को, जो हमको कैलकुलेट करनी है इसकी अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय 60। 60 यहाँ पे है हमारा परसेंटेज न्यूट्रिएंट इन फर्टिलाइजर। तो परसेंटेज कितना है जो पोटाश का प्रेजेंट होता है म्यूरेट ऑफ पोटाश में, नॉर्मली हम जो लेते हैं इट इज 60% इज प्रेजेंट। आइडल है ये चीज़ें 46 एंड 60%, दीज आर आइडलाइज नंबर, हमको इतना ही मिलेगा, फिक्स चीज़ें हैं ये। डिवाइड करेंगे 100 से, तो यहाँ से हमारी अमाउंट ऑफ म्यूरेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 166 kg। तो 217 और 166 kg जो है हमारा ऑप्शन 1 है, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, ऐसे आते रहते हैं फर्टिलाइजर के बेसिस पे, पेस्टिसाइड्स इन सब के। Question 68 is, in DNA the linkage between sugar and base is known as, options है हमारे पास, phosphodiester bond, option 2 is hydrogen bonding, option 3 is n glycosidic and option 4 is ester bonding। तो होता क्या है, in DNA sugar and bases are linked with the help of n glycosidic bond, so option 3 is correct answer। now before we proceed to next question, एक बार हम थोड़ी सी bonding देख लेते हैं DNA के अंदर। So we know that DNA is a polymer of nucleotide and nucleotide is made up of 3 basic units, और basic units हमारी क्या क्या होती हैं, phosphate group, pentose sugar and nitrogenous base। अब pentose sugar और phosphate group जो है वो linked होते हैं ester bond से, और क्योंकि दो ester bond का formation हो रहा है, that's why we call it diester bonding। सेम ही पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो है, दे आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, and nitrogenous base of one strand is linked with the nitrogenous base of another strand with the help of hydrogen bonding। तो ये हमारे पास चार बॉन्डिंग होती है कुछ, फॉस्फोडाइस्टर, एन ग्लाइकोसाइडिक एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Question 69 is, the RNA primer during the application is synthesized by which enzyme? Options are, option 1 RNA polymerase, option 2 RNA primase, option 3 DNA polymerase and option 4 DNA primase। So correct answer is option 2 RNA primase। This RNA primer which attaches to the promoter of the DNA during the application is actually synthesized by the RNA primase, so option 2 is correct answer। Question 70 is, the role of I gene in lac operon is, options are, option 1 synthesis of lactose, option 2 synthesis of inducer, option 3 synthesis of repressor and option 4 is synthesis of allolactose। अब I से inducer देके सेकेंड ऑप्शन मत कर देना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। आई जीन जो है वो रिप्रेसर बनाती है
लाइकोपेरॉन में। तो एक बार थोड़ा सा हम लाइकोपेरॉन का मॉडल देख लेते हैं। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारी आई जीन है इट कोड्स फॉर रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए चल के बनाता है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, और जो रिप्रेसर प्रोटीन है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर ये बाइंड हो जाता है ऑपरेटर पे, जिससे कि हमारी ZYE जीन जो है इनका एक्सप्रेशन जो है वो नहीं हो पाता है। ये चीज़ें हो रही है एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब अगर हमारे पास इंड्यूसर प्रेजेंट है जो कि हमारा एलोलैक्टोज होता है, इंड्यूसर प्रेजेंट है, तो इंड्यूसर जो है वो बाइंड हो जाएगा रिप्रेसर से, तो फिर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमारी ZYE जीन जो है इनका एक्सप्रेशन हो जाएगा और ये अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, which is beta galactosidase, permease and transacetylase. Okay, so let's move to next question. Question 71 is meiosis is important for option 1, option 2 repair, option 3 reproduction and option 4 is disease resistance. Now we know that for growth and repair हमारे पास mitosis होता है, तो meiosis जो है वो mainly इसकी importance होती है for reproduction, because meiosis से ही हमारे gametes का formation होता है, so that's why option 3 is correct answer, reproduction. Now question 72 is the percentage of capital A small b gametes produced by heterozygote with these two genes in trans condition and the two genes are linked with the distance of 20 centimorgan will be. तो हमसे कैपिटल A स्मॉल b गेमीट का परसेंटेज पूछा है, तब हमारी जो है ए बी जीन्स जो है हमारी वो ट्रांस कंडीशन में है और हमें लिंकेज का डिस्टेंस भी गिवन है 20 सेंटीमॉर्गन। तो हम एक बार ए बी जीन्स जो ट्रांस कंडीशन में है, नीचे देखेंगे आप, ट्रांस कंडीशन में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ये जो है हमारे चार गेमीट बनाएंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। अब हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमको लिंकेज डिस्टेंस गिवन है विच इज 20 सेंटीमॉर्गन। तो ये जो हमारा लिंकेज का जो होता है ये इट इज ऑलवेज डिस्क्राइब्ड फॉर रिकॉम्बिनेशन। अब आप चार गेमीट में से देखेंगे तो आपकी जो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी ये हमारे क्या है, रिकॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा हमें मिले हैं। और जो बाकी के जो दो गैमेट आपको दिख रहे हैं बीच वाले जो हैं कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, ये जो है हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो 20 सेंटीमॉर्गन जो हमको गिवन है ये हमको रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज गिवन है। सो कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जो हमारा रिकॉम्बिनेशन है इसकी हमें परसेंटेज गिवन है विच इज़ 20%। तो हमारे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो बच गए हैं दो के मीट वो हो जाएंगे 80%। तो फिर हमारा कैपिटल ए स्मॉल बी का परसेंटेज हो जाएगा 40%, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल बी क्या है हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन में आता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए जो डिस्क्राइब किया हुआ है, हम पहले ट्रांस कंडीशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जीन्स को वो करा है, उसके बाद हमने गेमीट फॉर्मेशन किया है, चार गेमीट बने हैं। गेमीट्स में हमारे दो रिकॉम्बिनेशन है, दो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले हैं, जो हमें लिंकेज डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमॉर्गन। इट ऑलवेज डिस्क्राइब द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन गेमीट्स जो है हमारे उनका परसेंटेज हमें 20% हमें पता चल गया है। तो फिर हम पेरेंटल कॉम्बिनेशन का परसेंटेज निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम फिर अपना कैपिटल ए स्मॉल बी वाले गैमेट का भी परसेंटेज निकाल लेंगे विच कम्स 40%। ओके, नाउ क्वेश्चन 73 is a cross was made between two parents differing for two independent genes each with two alleles capital A small a and capital B capital B. Gene A is dominant over small a and gene capital B is co-dominant over capital B. Now in the after generation the phenotypic segregation ratio obtained will be. तो हमें क्या गिवन है, डायहाइब्रिड वाली कंडीशन है, दो जीन्स गिवन है। जो फर्स्ट जीन है हमारी कैपिटल ए स्मॉल ए ये शो कर रही है डोमिनेंस, और दूसरी जो जीन है हमारी फॉर कैपिटल बी ये शो कर रही है को डोमिनेंस। तो अब हम यहाँ पे एक बार देखेंगे, हमसे पूछा है F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। तो आप देखेंगे जो कैपिटल ए फॉर कैपिटल ए स्मॉल ए अगर हम निकालेंगे फिनोटाइप इनका फॉर F2 जनरेशन, इंडिविजुअली हम निकाल लेते हैं पहले एक बार।
पहले फॉर जीन ए एंड सेकेंड फॉर जीन बी। तो ए का आप देखेंगे तो डोमिनेंस शो कर रही है, तो F2 का फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो अपना आएगा सिंपली 3:1। दूसरी जीन का आप देखेंगे कैपिटल बी वाली का जो को डोमिनेंस शो कर रही है, उसका इंडिविजुअल F2 जो हमारा आएगा फॉर फिनोटिपिक सेग्रीगेशन आएगा 1:2:1। अब हमको दोनों का कंबाइन निकालना है, तो हम दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो F2 का जो रेशियो आएगा दोनों जीन्स के लिए वो आएगा 1:2:1:3:6:3। तो हमने सिंपली पहले दोनों जीन्स का इंडिविजुअल F2 निकाला है, फिनोटाइपिक रेशियो निकाला है F2 जनरेशन का। डोमिनेंट वाली का आया है 3:1, कोडोमिनेंस वाली का हमको पता है 1:2:1 होता है। दोनों का फिर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा दोनों जीन्स का कंबाइन F2 रेशियो आ जाएगा फॉर फिनोटाइपिक segregation. Okay, so option 3 is the correct answer. Question 74 is, in a callus culture, options are increasing level of cytokinin to a callus induces shoot formation and increasing level of auxin it promotes root formation. तो option 1 ही सही हो गया है। callus culture जो हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर में, तब हम साइटोकाइनिन की लेवल इंक्रीज करते हैं तो हमारा शूट का फॉर्मेशन हो जाता है फॉर इंड्यूसिंग शूट फॉर्मेशन, और अगर हम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे देन इट प्रमोट्स द रूट फॉर्मेशन। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 75 is Bordeaux mixture is, options are option 1 mercury fungicide, option 2 copper fungicide, option 3 sulfur fungicide, and option 4 is none of the above. So this Bordeaux mixture is copper fungicide, so option 2 is the correct answer. Question 76 is, little leaf of brinjal is caused by, options are option 1 bacteria, option 2 virus, option 3 phytoplasma, and option 4 nematode. So this little leaf of brinjal disease is caused by phytoplasma. So option 3 is correct answer. Phytoplasma को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं MCO, which is mycoplasma, MLO sorry, mycoplasma like organism. ये इसका previous name था, अब हम इसको phytoplasma बोलते हैं। तो एक बार आप डायग्राम में देख लेंगे इस डिजीज में होता क्या है। नॉर्मली जो हमारी लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो स्टंटेड ग्रोथ शो करती हैं और नॉर्मल जो अपना साइज है वो अटेन नहीं कर पाती हैं, और नॉर्मली एपिक्स वाले लीव्स पे देखने को मिलता है। क्वेश्चन 77 इज, सिंथेटिक mRNA AGA, GAG, AGA-G produces polypeptide which incorporated arginine and glutamine. AAG, 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 AAG. It produces polypeptide which incorporated arginine along with other amino acids. Now the code for arginine is, हमसे यहाँ पे arginine का कोड पूछा है कि हम इनको फर्दर प्रोसीड करेंगे सीक्वेंस को, तो हमें arginine हमें मिलना है, यहाँ से ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। पहले वाले सीक्वेंस से हमें arginine और ग्लूटामिन मिलेगा, दूसरे वाले सीक्वेंस में हमको arginine मिलेगा। नाउ इफ यू नोटिस ये जो सीक्वेंस है यहाँ हमें सिर्फ दो हमें नाइट्रोजनस बेस नजर आ रहे हैं, ए और जी। अब आर्जिनिन का अगर आप कोडोन देखें कि कौन से कोडोन होते हैं विच कोड्स फॉर आर्जिनिन, जिनके पास ए जी होता है, तो हमारे पास ऐसे दो कोडोन होते हैं बस, ए जी ए और ए जी जी, ये दो कोडोन होते हैं बस। अब ए जी जी तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है किसी भी तरह से, आप देखिए ना ही तो ऑप्शंस में है ना ही सीक्वेंस में आपको कहीं देखने को मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 3 AGA। ये आपकी मेमोरी बेस्ड है देखा जाए तो एक तरीके से, इफ यू रिमेंबर which codon codes for particular amino acid, then you know the answer. Question 78 is, how can we get a haploid plant? Options are organ culture, embryo culture, anther culture and tissue culture. हैप्लॉइड प्लांट चाहिए तो हमारा जो हम लेंगे बेस वो भी हमारा हैप्लॉइड सेल होनी चाहिए। हैप्लॉइड सेल कहाँ मिलती है? एंथर कल्चर से। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। एंथर में हैप्लॉइड सेल्स हमको मिलती है, तो एंथर कल्चर से हम हैप्लॉइड प्लांट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। Now next question 80 is, the amino acid is linked to tRNA by which bond? Options are
Option 1 ether, option 2 phosphodiester, option 3 glycosidic, and option 4 is peptide bond. Now option 1 is correct answer ether. अमीनो एसिड जो है हमारा लिंक होता है टीआरएनए से, वो ईथर बॉन्ड से होता है. एक बार डायग्राम से देख लेते हैं. अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COO वाला, वो हमारे टीआरएनए के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाता है फॉर्मिंग द CO बॉन्ड. CO लिंकेज किसमें होती है? ईथर वाली लिंकेज होती है ये. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Question 81 is DNA of mitochondria is generally, options are linear, single copy, single stranded और circular. तो माइटोकॉन्ड्रिया और या फिर हम क्लोरोप्लास्ट बोले, दोनों के अंदर हमें कैसा मिलता है? सर्कुलर डीएनए मिलता है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. Question 82 is who identified the killing effect of bacteria Bacillus thuringiensis on a Mediterranean floor moth in 1911. ऑप्शंस है हमारे पास माइकल फैराडे, एनरिको फर्मी, जेम्स क्लर्क एंड अर्न्स्ट बर्लिनर. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. अर्न्स्ट बर्लिनर ने डिस्कवर किया था, ये आइडेंटिफाई की थी ये चीज. Question 83 is the cultivation of vegetable in soil-less aqueous medium is called. 12th के एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियर दी हुई है ये चीज. इस टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. हाइड्रोपोनिक्स इज व्हाट? कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स बोले या फिर फ्रूट्स बोले, वट एवर. सॉइल-लेस एक्विस मीडियम, हम एक्विस मीडियम लेते हैं. This aqueous medium has continuous supply of nutrients to facilitate the growth of plant. So hydroponics is the correct answer. Question 84. In general biological active form of abscisic acid is, options are option 1 cis abscisic acid, option 2 trans abscisic acid, option 3 alpha abscisic acid, and option 4 is beta abscisic acid. तो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म जो होती है एब्सिसिक एसिड की, इट इज सिस फॉर्म. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. Question 85 is which gene transfer technique involves the use of fatty bubble to carry a gene into the somatic cell? Options are biolistic method, option 2 liposome mediated, option 3 electroporation, and option 4 is in situ injection. So option 2 is correct answer, liposome mediated. अब ये लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर होता क्या है, एक बार ये देख लेते हैं थोड़ा सा. So these liposome binds and condense DNA spontaneously to form a complex with high affinity to cell membrane. लिपोसोम बाइंड हो गया है, कंडेंस हो गया है डीएनए जो हमको ट्रांसफर करना है, और ये बोल रहा है कि ये सेल मेम्ब्रेन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है. क्यों बना रहा है सेल मेम्ब्रेन के साथ कॉम्प्लेक्स? देखिए सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? फॉस्फोलिपिड की. और हम यहाँ पे किसकी हेल्प से ट्रांसफर कर रहे हैं? लिपिड की हेल्प से. So that's why it forms a complex with cell membrane, and then endocytosis of the complex followed by disruption of the endosomal membrane appears to be the major mechanism of gene delivery. तो ये हो गया लिपोसोम मेडिएटेड वाला. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. बाकी हमारे पास है बायोलिस्टिक, इलेक्ट्रोपोरेशन, इन सीटू. बायोलिस्टिक गन मैथड जो होता है, इसमें हम मेटल यूज करते हैं लाइक गोल्ड और टंगस्टन. इसके अराउंड हम अपनी जो जीन हमें ट्रांसफर करनी है उसको रैप करते हैं सिंपली, एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलिस्टिक गन वी इंजेक्ट दिस जीन इनटू द सेल. ओके, ये सिंपल होता है बायोलिस्टिक वाला. फॉर इलेक्ट्रोपोरेशन वी यूज हीट शॉक मैथड. हमारा यहाँ पे एम होता है पोर साइज जो होता है सेल मेम्ब्रेन का उसको इंक्रीज करना, सो दैट वी कैन सिंपली इंजेक्ट आवर जीन थ्रू दैट पोर इनटू द सेल. In situ injection is simply injecting the gene with the help of injection into the cell. These all are methods of gene transfer जो हम बायोटेक में पढ़ते हैं. Question 86 is if one cell has 80 content 40%, what will be the percentage of guanine residue? सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2021 में भी रिपीट हुआ था. सिंपली चार्गिफ प्रिंसिपल के बेसिस पे हम उसको सॉल्व कर लेंगे. हमको गिवन है हमारा 80 कंटेंट इज 40%, तो जीसी कंटेंट कितना हो जाएगा? 60%. तो इंडिविजुअली जी और सी का कंटेंट हो जाएगा हमारा 30%. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर.
Question 87 is a cesium chloride with separate DNA molecule on the basis of options are absorption, resorption, density and adhesion. So correct answer is option 3, density. Now if you remember, हम लोग 12th की एनसीईआरटी में ही ये चीज़ गिवन है. हम लोग पढ़ते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, जिसकी हेल्प से इन्होंने प्रूव किया था दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर. और इनके एक्सपेरिमेंट में इफ यू रिमेंबर ये यूज करते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. तो सेंट्रीफ्यूगेशन तो डेंसिटी के बेसिस पे ही होता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. Question 88 is, in the study of one experiment, it was found that the value of melting temperature for DNA is 40 degrees Celsius. Now, if the cell has 20% GC of the above melting temperature, what will be the value of melting temperature if GC content increase to 60%? अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमारा GC कंटेंट जो है वो हमने 20% से 60% कर दिया है, तो फिर हमारे मेल्टिंग टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब नाउ इफ यू कैन रिकॉल, GC की जो बॉन्डिंग होती है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, वाइल इन 82 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट. तो अगर आप GC का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड की जो है यहाँ पे वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर हमारे DNA का मेल्टिंग टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. बाय इंक्रीजिंग द GC कंटेंट या GC परसेंटेज इन अ सेल, द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ DNA increases. Question 89 is, which of the following is not relevant to recombinant DNA safety guidelines in India? Options are IBSC, RCGM, GEAC and NBPGR. So correct answer is option 4. NBPGR is not related to rDNA safety guidelines. बाकी options भी देख लेते हैं एक बार. First है हमारा IBSC, which stands for the International Biosafety Community and is responsible for reviewing and approving and monitoring all the research projects which involve biological material. Okay. Next है हमारा RCGM. RCGM is also a review community on genetic manipulation. It monitors the safety of ongoing research projects and activities. GEAC is Genetic Engineering Approval Committee and its function is to approve or deny the validity of the genetically modified organism. But हमारा जो option 4 है, which is NBPGR, it stands for National Bureau of Plant Genetic Resource and it is not at all related to rDNA safety guidelines. So that's why option 4 is the correct answer. Next is the process of finding relative position of gene on the chromosome. Options are gene tracing, gene mapping, gene walking, chromosome walking. तो जीन की जो पोजीशन है एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे, we can find it with the help of gene mapping. That's why option 2 is the correct answer. So we have completed around 90 questions. बाकी जो 30 questions बच रहे हैं, let's complete them in the next video.